नमस्कार। आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी में। हाँ, और आज तारीख है 14 नवंबर 2025। हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और सरकारी वेबसाइट्स सभी को खंगाल कर सिर्फ वो खबरें निकाली हैं जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए मतलब सच में काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा, तो आज की सबसे बड़ी खबर जो हर अखबार के पहले पन्ने पर है वो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिल्कुल, आज वोटों की गिनती हो रही है बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए। सुबह 8 बजे से ही माहौल गर्म है। पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हुई और फिर 8:30 बजे से ईवीएम्स खोले गए। और शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उनमें एनडीए को महागठबंधन यानी एमजीबी पर थोड़ी बढ़त दिख रही है। लेकिन देखिए, रुझान तो बदलते रहते हैं। हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का मैकेनिज्म और इसके यूपीएससी रेलेवेंट मायने। सही कहा, ये टॉपिक सीधा सीधा हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ता है। हाँ, जहां हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियां, उसकी भूमिका और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ मेंस ही नहीं, प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिहाज से सबसे पहले क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो संविधान का आर्टिकल 324 ये वो आर्टिकल है जो ईसीआई को चुनाव कराने के लिए सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की सारी शक्तियां देता है। मतलब चुनाव कराने से जुड़ी हर चीज का कंट्रोल ईसीआई के पास है। एग्जैक्टली। और आज जो ये वोटों की गिनती हो रही है ये इसी शक्ति का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। और गिनती की प्रक्रिया ये कहाँ बताई गई है? गिनती की जो पूरी प्रक्रिया है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 में दी गई है। ये दोनों ही दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस बार ईसीआई का एक दावा बहुत ज्यादा चर्चा में है, 0 रीपोल्स, मतलब एक भी जगह दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मतलब जमीन पर इसे मुमकिन कैसे बनाया गया? व्हाट्स द मशीनरी बिहाइंड दिस क्लेम? इसके पीछे एक जबरदस्त प्रशासनिक तैयारी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। क्या क्या कदम उठाए गए? देखिए, बिहार में 46 गिनती केंद्र बनाए गए। हर केंद्र पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPFs की 2 स्तरीय 2-tier सुरक्षा लगाई गई। मतलब सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। बहुत ज्यादा। इसके अलावा 100% वेबकास्टिंग की गई, मतलब हर गिनती केंद्र की लाइव फीड ईसीआई के कंट्रोल रूम में देखी जा रही थी। ओह, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी थी। और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी भी थी। ये सब आर्टिकल 324 में लिखी सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल की शक्ति का जमीनी स्तर पर प्रदर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ गिनती करवाना नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाना और उसे बनाए रखना है। ये ईसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही बात है। और इस चुनाव का एक और पहलू है जो आंकड़ों में छिपा है, जिस पर हमें बात करनी ही चाहिए, वो है वोटर टर्नआउट। हाँ, इस बार 67.13% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड मतलब कितना रिकॉर्ड? ये 1951 के बाद बिहार में हुआ सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। वाह, ये तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। इस पूरी कहानी का मेरे हिसाब से जो सबसे दिलचस्प और सोशली सिग्निफिकेंट पहलू है वो है महिला वोटर टर्नआउट। अच्छा, उसमें क्या खास है? महिला वोटर टर्नआउट रहा 71.78%। 71%। और पुरुषों का टर्नआउट था सिर्फ 62.98%। 62.98%। 1 मिनट, मतलब लगभग 8.8 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क। जी हाँ, 8.8 पॉइंट्स का फर्क। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल ट्रेंड है। ये वाकई चौंकाने वाला है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या अब पार्टियों को सिर्फ जातिगत समीकरणों से आगे बढ़ के सोचना होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बदलते डायनेमिक्स को दिखाता है। क्या ये महिला वोट बैंक किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि डिलीवरी का यानी योजनाओं के जमीनी असर का वोट बैंक है? एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है।
पहले महिला वोट को अक्सर परिवार के पुरुष के वोट का एक एक्सटेंशन, एक विस्तार माना जाता था। हाँ, कि जहां घर के पुरुष वोट देंगे वहीं महिलाएं भी देंगी। पर अब ऐसा नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्वयं सहायता समूह और दूसरी महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं की वजह से वो एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई, एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी बन गई है। तो ये एक नए वोट बैंक का उदय है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक नए वेलफेयर प्लस जेंडर वोट बैंक का उदय है। और ये मेंस के उत्तर के लिए GS1 में रोल ऑफ विमेन पर या GS2 में गवर्नेंस पर एक गोल्डन पॉइंट है। मतलब ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक मॉडल्स का टेस्ट नहीं है। बिल्कुल। जैसे एक तरफ नीतीश कुमार का वेलफेयर गवर्नेंस मॉडल, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का ऑपोजिशन चैलेंज और प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान भी। हाँ, लेकिन इन सबसे ऊपर ये चुनाव सामाजिक बदलाव का भी एक लिटमस टेस्ट बन गया है। बिल्कुल। और एक राजनीतिक बात और है, बीजेपी का JDU के साथ 101 सीटों पर बराबर लड़ना, ये भी राज्य में पावर बैलेंस को बदलने की एक लंबी अवधि की योजना का संकेत देता है। तो निष्कर्ष ये है कि बिहार चुनाव की सफलता भारत की चुनावी मशीनरी में जनता के विश्वास को और मजबूत करती है। हाँ, और महिला मतदाताओं की इतनी भारी भागीदारी विकास और कल्याणकारी नीतियों के लिए एक साफ जनादेश, अ क्लियर मैंडेट। ठीक है। तो बिहार में ECI ने भारत के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती दिखाई है, और जहां देश के अंदर ये प्रक्रिया मजबूत हो रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी कूटनीति की परीक्षा देनी पड़ रही है, खासकर कनाडा जैसे देशों के साथ, जहां हाल ही में काफी तनाव देखने को मिला था। इस पर आज क्या अपडेट है? आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। G7 बैठक के बाद नई दिल्ली में भारत और कनाडा के मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई है। अच्छा, हाँ, तो क्या बात हुई? देखिए, डिप्लोमेट लेवल की बैठकों में जो असल बात होती है वो बयानों में इस्तेमाल हुए शब्दों में छिपी होती है। तो आज के बयान में कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं? जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हैं कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ये तो डिप्लोमेटिक कोड लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि दोनों देश हाल के तनाव जैसे स्टूडेंट वीजा क्राइसिस से आगे बढ़ने पर सहमत हो गए हैं। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है कि अब हम पीछे नहीं, आगे देखेंगे। तो अब फोकस कहाँ रहेगा? अब ध्यान विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों से हटाकर आर्थिक संबंधों और पीपल टू पीपल टाइज पर केंद्रित किया जा रहा है। मतलब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डायस्पोरा। बिल्कुल, जो हमेशा से इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी रहे हैं। तो ये संबंधों में एक स्पष्ट सुधार का संकेत है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी सरकार के शटडाउन का खत्म होना भी एक बड़ी बात है। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका भारत पर दो सीधे असर हैं। पहला तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स में जो एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, वो कम हुई है। इसका सकारात्मक असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा है। एक बाहरी हेडविंड यानी एक बाधा हट गई है। और दूसरा असर? दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, अब अमेरिकी सरकार भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कर सकती है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस स्थिरता की बात से मुझे एक और वैश्विक रिपोर्ट याद आ रही है जो पर्यावरण से जुड़ी है। ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट आ गई है। हाँ, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की 2025 की रिपोर्ट जारी हो गई है। और उसके आंकड़े जहां तक मैंने देखे काफी चिंताजनक हैं। तो रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन 2025 में 1.1% 1.1% बढ़कर 38.1 बिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। मतलब हम अभी भी गलत दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग को सीमित करने के लिए जो कार्बन बजट बचा था वो लगभग समाप्त हो गया है। ये तो बहुत डरावनी बात है, लेकिन इस चिंताजनक खबर के बीच भारत के लिए एक दिलचस्प आंकड़ा है ना? हाँ, और यहीं पर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एनालिसिस का स्कोप बनता है। वो क्या? रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का उत्सर्जन 1.4% बढ़ेगा। 1.4%। तो इसमें खास क्या है? खास ये है कि ये 2024 की 4% की वृद्धि दर की तुलना में एक बहुत बड़ी गिरावट है। 4% से सीधा 1.4%। मतलब हमारी उत्सर्जन वृद्धि की रफ्तार काफी धीमी हुई है। काफी ज्यादा। एक मिनट, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ऐसा हुआ कैसे? और क्या ये टिकाऊ है? इज इट सस्टेनेबल?
यहीं पर मेंस के लिए गहरा विश्लेषण छिपा है और आपके सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। मतलब? इस मंदी के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और स्थायी है, और दूसरा चक्रीय यानी साइक्लिकल और अस्थायी है। ओके, पहले स्थायी कारण बताइए। स्थायी कारण है रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा जबरदस्त विस्तार। सौर ऊर्जा में 17 टेरावाट आवर्स और पवन ऊर्जा में 9 टेरावाट आवर्स की वृद्धि हुई। इस नई क्लीन एनर्जी ने देश की नई ऊर्जा मांग को पूरा किया। ये एक स्पष्ट पॉलिसीगत सफलता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी पॉलिसी सक्सेस की बात। अब वो अस्थायी कारण क्या था? दूसरा कारण है अच्छा मानसून। अच्छा मानसून। बारिश की वजह से उत्सर्जन कम हुआ, ये कैसे? हाँ, इस साल मार्च से मई 2025 के बीच सामान्य से 42% ज्यादा बारिश हुई। ठीक है। इसके दो सीधे प्रभाव हुए। पहला, तापमान कम रहा, जिससे कूलिंग यानी एसी वगैरह की मांग कम हुई। अच्छा, तो बिजली की खपत कम हुई? और दूसरा, ज्यादा बारिश से हमारे बांध भर गए, जिससे जल विद्युत उत्पादन हाइड्रो पावर जनरेशन में 9 टेरावाट आवर्स का उछाल आया। ओके। इन दोनों का नतीजा ये हुआ कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयले से बिजली का उत्पादन 29 टेरावाट आवर्स कम करना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा बारिश की वजह से हमारा कार्बन उत्सर्जन कम हो गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी सफलता से ज़्यादा हमारी किस्मत पर निर्भरता नहीं दिखाता। बिल्कुल, यही इस रिपोर्ट का सबसे सूक्ष्म, सबसे नुआंस्ड पॉइंट है। मतलब ये कि रिन्यूएबल एनर्जी की वृद्धि स्थायी है, वो हमारी पॉलिसी की वजह से है, लेकिन हम हर साल अच्छे मॉनसून पर निर्भर नहीं रह सकते। सही बात है। तो ये एक तरह से चेतावनी भी है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें अब नॉन वेदर डिपेंडेंट स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि परमाणु ऊर्जा और बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है। स्टैटिक डायनेमिक इंटीग्रेशन के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। स्टैटिक पार्ट है हमारे पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs, जिसमें पहला है 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता इमिशंस इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 45% कम करना, और दूसरा लगभग 50% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पाना, जो लक्ष्य हम पहले ही हासिल कर चुके हैं। और आज की ये GCP रिपोर्ट डायनामिक पार्ट है। हाँ, ये इन लक्ष्यों पर एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। 1.4% की वृद्धि दिखाती है कि उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी की तुलना में धीमी गति से। इसका मतलब है कि हमारी एमिशंस इंटेंसिटी कम हो रही है। तो पहला NDC पूरा होने की राह पर है। हाँ, लेकिन मॉनसून वाली बात ये चेतावनी देती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक की बात हो रही है, तो आज एक और खबर है जो साइंस एंड टेक और गवर्नेंस को जोड़ती है। आप इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की बात कर रहे हैं? हाँ, ITS आज अपनी 60वीं वर्षगांठ यानी डायमंड जुबली मना रही है। विज्ञान भवन में बड़ा कार्यक्रम है, उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। UPSC के लिहाज से ये क्यों जरूरी है? ये GS2 के रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी टॉपिक के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कैसे? देखिए, ITS एक ग्रुप A सिविल सेवा है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1965? हाँ, तब इसका नाम टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप A था। और इसका मुख्य काम क्या था? सरकार की टेक्नो मैनेजरियल जरूरतों को पूरा करना। टेक्नो मैनेजरियल, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बहुत। 21वीं सदी की चुनौतियां, चाहे वो 5G या 6G हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हों, ये सब गहरी तकनीकी चुनौतियां हैं। सही है। इन क्षेत्रों को सामान्य प्रशासकों यानी जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ साथ ऐसे प्रशासकों की भी जरूरत है जो जटिल तकनीक और सार्वजनिक नीति के बीच की खाई को पाट सकें। तो ITS इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बिल्कुल। आज ये सेवा फिक्स लाइन टेलीग्राफ से विकसित होकर 5G रोल आउट और 6G की योजना तक में शामिल है। ये इस सेवा के एवोल्यूशन को दिखाता है। तो GS2 में सिविल सेवा सुधार पर एक मजबूत तर्क ये हो सकता है कि केवल सामान्य के प्रशासकों पर निर्भर रहने के बजाय ऐसी विशेष तकनीकी सेवाओं, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सर्विसेज को मजबूत करने की जरूरत है। आपने कहा कि ITS जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। क्या इससे साइलो क्रिएशन का खतरा नहीं बढ़ता, जहां टेक्निकल एक्सपर्ट्स नीति के व्यापक सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज कर दें? एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही तो इन साइलोस को तोड़ना होता है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। संतुलन बहुत जरूरी है। तो समाधान क्या है? समाधान टेक्नो मैनेजर बनाने में ही है, जैसा ITS का मूल उद्देश्य था। यानी वो विशेषज्ञ जो तकनीक भी समझें और प्रशासन भी।
चुनौती ये है कि हम इस संतुलन को बनाए रखें और सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ प्रशासकों के बीच तालमेल को बढ़ावा दें, टकराव को नहीं। ठीक है। शासन और उसकी सेवाओं की बात से अब आते हैं उन चुनौतियों पर जिनसे हमारी सुरक्षा एजेंसियां निपट रही हैं। आज इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी दो बहुत गंभीर खबरें हैं और दोनों आतंकवाद के दो अलग अलग चेहरे दिखाती हैं। पहली खबर दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी है। हाँ, और इसमें व्हाइट कॉलर टेरर का एंगल गहराता जा रहा है। आज क्या क्या हुआ है इसमें? आज 3 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। पहली, जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर और एक मेडिकल छात्र को उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया गया है। प्रोफेसर और मेडिकल छात्र? हाँ। दूसरी कार्रवाई, कश्मीर के एक डॉक्टर के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है जो इस वक्त दुबई में है। और तीसरी, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का औपचारिक ऑडिट हो रहा है और NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने भी यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये सोचना भी कितना डरावना है कि जिन डॉक्टरों और इंजीनियरों पर समाज इतना भरोसा करता है, वही लोग मतलब इस तरह के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल, ये रेडिकलाइजेशन के खतरे की गहराई दिखाता है। इस मॉड्यूल में अब तक 22 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे शिक्षित पेशावर शामिल पाए गए हैं। और ये अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, यही व्हाइट कॉलर टेरर की सबसे बड़ी चुनौती है। इन्होंने कथित तौर पर यूनिवर्सिटी की प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल रसायनों की खरीद के लिए किया और फंडिंग अपने प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए। इसलिए राज्य की प्रतिक्रिया भी एक तरफा नहीं हो सकती। बिल्कुल, खतरा एक इकोसिस्टम है तो प्रतिक्रिया भी एक इकोसिस्टम रिस्पॉन्स है। इस इकोसिस्टम में कौन-कौन शामिल हैं? देखिए, सबसे पहले पुलिस कार्रवाई है जो NIA और स्थानीय पुलिस कर रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई है, इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस। फिर नियामक कार्रवाई है। हाँ, NIA का शो कॉज नोटिस यूनिवर्सिटी पर नियामक दबाव डाल रहा है। और आखिर में वित्तीय कार्रवाई, जिसमें ED वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने में लगी है। ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण है। आपने रेड कॉर्नर नोटिस का जिक्र किया। प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी है। आसान भाषा में ये क्या है? देखिए, ये इंटरपोल का एक तरह का ग्लोबल वांटेड पोस्टर है। ये किसी सदस्य देश के अनुरोध पर जारी किया जाता है। तो क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है? नहीं, ये कानूनी तौर पर गिरफ्तारी का वारंट नहीं है। ये बस सदस्य देशों को बताता है कि इस व्यक्ति की हमें तलाश है, अगर ये आपके देश में मिले तो हमें सूचित करें और उसे अस्थायी रूप से हिरासत में ले लें। और भारत में इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी कौन है? भारत में CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी खबर पर। अल कायदा मॉड्यूल पर NIA की छापेमारी। ये दिल्ली वाले केस से कैसे अलग है? ये आतंकवाद का ज्यादा ट्रेडिशनल या कहें कि ट्रेडिशनल मॉडल दिखाता है। कहाँ-कहाँ छापेमारी हुई? NIA ने आज 5 राज्यों में 10 जगहों पर तलाशी ली। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात। 5 राज्य? हाँ, और यहाँ हम एक इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क टारगेट एक्सेस देख सकते हैं। ये GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसे समझाइए। इन्फिल्ट्रेशन, नेटवर्क, टारगेट एक्सेस। देखिए, पहला हिस्सा है इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ। छापेमारी कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में। ये तीनों बांग्लादेश के साथ पोरस बॉर्डर वाले राज्य हैं। मॉड्यूल ने इनका इस्तेमाल एंट्री पॉइंट के रूप में किया। ठीक है, ये घुसपैठ हुई। फिर नेटवर्क? दूसरा हिस्सा है नेटवर्क लॉजिस्टिक्स। छापेमारी हुई हरियाणा और गुजरात में। ये औद्योगिक केंद्र हैं जहां प्रवासी मजदूरों की भीड़ में स्लीपर सेल आसानी से छिप सकते हैं और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम कर सकते हैं। और तीसरा हिस्सा टारगेट एक्शन। यहां से इस मॉड्यूल ने बांग्लादेश में मौजूद अल कायदा के लिए धन जुटाया और स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाया। तो ये केस GS3 के 2 अलग-अलग टॉपिक्स, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद के बीच एक सीधा लिंक दिखाता है। बिल्कुल, एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट केस है जो एक व्हाइट कॉलर, शिक्षित, पेशेवर मॉड्यूल का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी तरफ ये अल कायदा मामला है जो सीमा पार घुसपैठ और विदेशी लिंक्ड नेटवर्क पर आधारित एक पारंपरिक मॉड्यूल है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक ही समय में दोनों प्रकार के खतरों से निपटने की क्षमता रखनी होगी। ये एक दोहरी चुनौती है।
चलिए इन गंभीर विषयों से आगे बढ़ते हैं और समाज और संस्कृति से जुड़ी कुछ सकारात्मक खबरों पर नजर डालते हैं। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। हाँ, 14 नवंबर, और इस मौके पर बेंगलुरु का सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कारी भी कहते हैं, मधुमेह विमर्श नाम का एक कार्यक्रम कर रहा है। कारी बैंगलोर, ये आयुष मंत्रालय के तहत आता है ना? जी, और ये मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस में आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। तो इस कार्यक्रम का फोकस क्या है? यहाँ जो मुख्य शब्द है, जो कीवर्ड है, वो है इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच। हाँ, सरकार आयुर्वेद को एलोपैथी के विकल्प या रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं देख रही, बल्कि मधुमेह जैसी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए एक समग्र समाधान, अ होलिस्टिक सॉल्यूशन के एकीकृत हिस्से के रूप में बढ़ावा दे रही है। मतलब एलोपैथी और आयुर्वेद मिलके काम करें। हाँ, खासकर रोकथाम यानी प्रिवेंशन और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ चिकित्सा पद्धतियों को इंटीग्रेट करने से ये लाइफस्टाइल डिजीजेस कंट्रोल हो जाएंगी? असली चुनौती तो लोगों की आदतें बदलना है, जैसे खान-पान और एक्सरसाइज की कमी। यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी का जवाब इस इंटीग्रेटिव अप्रोच में है। ये सिर्फ चिकित्सा के बारे में नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के बारे में है। मतलब योग, जीवन शैली में बदलाव। बिल्कुल। इसका उद्देश्य रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना और हमारे स्वास्थ्य सेवा के बोझ को कम करना है। ये भारत की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी में एक बड़े नीतिगत बदलाव का प्रतीक है। ठीक है, और स्वास्थ्य के साथ साथ सांस्कृतिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। हाँ, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित एक नया संग्रहालय खुला है। कहाँ पर? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। इसका आधिकारिक नाम है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। शहीद वीर नारायण सिंह, ये भिंजवार जनजाति के नेता थे ना? हाँ, 1857 के संग्राम के एक महान नायक। इस संग्रहालय की कुछ खासियतें हैं। जैसे कि? पहली, ये इस तरह का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है। डिजिटल फर्स्ट। मतलब? ये 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों को दर्शाने के लिए डिजिटल पत्तियों जैसी इंटरैक्टिव तकनीक का उपयोग करता है। लेकिन इसकी सबसे नवीन, सबसे इनोवेटिव चीज है आदिवाणी ऐप। आदिवाणी ऐप, ये क्या करता है? ये एक AI पावर्ड टूल है। ये हिंदी या अंग्रेजी और आदिवासी भाषाओं, खासकर गोंडी और हल्बी के बीच रियल टाइम अनुवाद करता है। वाह, रियल टाइम ट्रांसलेशन। हाँ, ये टेक्नोलॉजी के जरिए कल्चरल प्रिजर्वेशन का एक शानदार उदाहरण है। सोचिए, ये मौखिक परंपराओं, स्पोकन टेल्स को डिजिटाइज, ट्रांसक्राइब और अनुवाद करने की चुनौती का सीधा समाधान करता है। मतलब ये भाषाई विरासत को लुप्त होने से बचाता है। बिल्कुल। और साथ ही ये संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता देने के एक व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के ऐतिहासिक आख्यानों में हाशिए पर रखा गया है। बेहतरीन, ये सच में एक शानदार पहल है। अब जल्दी से कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं जो आज की खबरों से निकले हैं। बिल्कुल। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला, आज 14 नवंबर बाल दिवस है। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में 67.13% का रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है। और बिहार में महिला मतदाता मतदान 71.78% था, जो पुरुष मतदान 62.98% से काफी ज्यादा था। सुरक्षा से जुड़ा तथ्य, एक रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन से किसी व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है। और भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI इंटरपोल के लिए नामित राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट में पाया गया कि वैश्विक जीवाश्म CO2 उत्सर्जन 2025 में 1.1% बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था, भारत का CO2 उत्सर्जन 2025 में 1.4% बढ़ने का अनुमान है, जो 2024 में 4% से एक महत्वपूर्ण मंदी है। शासन, भारतीय दूरसंचार सेवा ITS 1965 में गठित एक ग्रुप A तकनीकी सिविल सेवा है। स्वास्थ्य, आयुष मंत्रालय का केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI
बेंगलुरु में स्थित है। और मधुमेह मेलिटस के लिए आयुर्वेदिक शब्द है। संस्कृति, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। व्यक्ति वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति के एक नेता थे। तकनीक, आदिवाणी, गोंडी और हल्बी जैसी आदिवासी भाषाओं के रियल टाइम अनुवाद के लिए एक नया AI संचालित ऐप है। इंटरनेशनल रिलेशन से एक बहुत जरूरी फैक्ट बताइए। न्यू स्टार्ट संधि, जो अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बचा हुआ परमाणु हथियार समझौता है, वो 4 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। और CTBT का क्या स्टेटस है? CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी अभी तक लागू नहीं है, क्योंकि अमेरिका, चीन और भारत सहित 9 एनेक्सर 2 स्टेट्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कुछ नए हथियारों के नाम भी चर्चा में हैं। हाँ, रूस का ब्यूरेवेस्निक, जो एक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है, और पुसाइडन, जो एक परमाणु संचालित पानी के नीचे का टॉर्पीडो है। और अमेरिका का W66-2, जो ट्राइडेंट 2 मिसाइलों पर तैनात एक कम उपयोग वाला लो यील्ड परमाणु हथियार है। आखिर में तमिलनाडु से जुड़े कुछ फैक्ट्स। हाँ, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी TNGCC राज्य के 4 जलवायु मिशनों का समन्वय करने वाली स्पेशल पर्पस व्हीकल है। और TN का क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया था। एक और दिलचस्प डेटा पॉइंट, नीलगिरी जिले में GHG उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत सड़क परिवहन 43% है, जबकि रामनाथपुरम में यह सार्वजनिक बिजली 28% और चावल की खेती 12% है। ये दिखाता है कि क्लाइमेट एक्शन कितना लोकलाइज्ड होना चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। हम हर सवाल के मॉडल आंसर के स्ट्रक्चर पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल GS2 पॉलिटी से है। एनालाइज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ensuring free and fair elections using the recent Bihar Assembly election 2025 as a case study. बहुत ही क्लासिक सवाल है। इसके जवाब में इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जिक्र जरूर करें। और बॉडी में? बॉडी को 2 हिस्सों में बांटे। बॉडी पार्ट 1 में ECI की प्रशासनिक मशीनरी का वर्णन करें, जैसे CAPF की तैनाती, 100% वेबकास्टिंग और मतदाता जागरूकता पहल। और बॉडी पार्ट 2 में? बॉडी पार्ट 2 में इन कदमों के नतीजों का विश्लेषण करें, 0 रीपोल्स के रिकॉर्ड को हाईलाइट करें और रिकॉर्ड महिला मतदान 71.78% के महत्व को समझाएं। बताएं कि ये ECI के प्रयासों और सामाजिक बदलाव दोनों का नतीजा है। और कंक्लूजन में ECI को भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत, विश्वसनीय और निष्पक्ष आधारशिला के रूप में स्थापित करें। ठीक है। दूसरा सवाल GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से। What do you understand by white collar terrorism? Discuss the unique security challenges it poses, citing recent investigations into the Delhi blast. ये कंटेम्पररी और बहुत जरूरी सवाल है। इंट्रोडक्शन में व्हाइट कॉलर टेररिज्म को परिभाषित करें। बताएं कि ये शिक्षित प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कौशल और सामाजिक स्थिति का उपयोग करके की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियां हैं। बॉडी में इसकी चुनौतियों पर बात करनी होगी। हाँ, बॉडी में इसकी अनूठी चुनौतियों पर चर्चा करें। पहला, पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन। दूसरा, विशेष संसाधनों तक पहुंच, जैसे लैब, केमिकल और फंडिंग नेटवर्क। और तीसरा, इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये समाज में घुले मिले होते हैं। और उदाहरण के तौर पे दिल्ली ब्लास्ट की जांच का जिक्र करना है। बिल्कुल। अल-फल्लाह यूनिवर्सिटी का मामला, दुबई में डॉक्टर के लिए रेड कॉर्नर नोटिस, ये सब उदाहरण दें। और कंक्लूजन में होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें। बताएं कि इससे निपटने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि नियामक और वित्तीय एजेंसियों को भी मिलकर काम करना होगा। शानदार। अब तीसरा सवाल GS3 एनवायरनमेंट से। द ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट शोज अ सिग्निफिकेंट स्लोडाउन इन इंडियाज CO2 emission growth. Critically analyze the drivers behind this slowdown and discuss its sustainability. ये एक एनालिटिकल सवाल है। इंट्रोडक्शन में GCP 2025 रिपोर्ट के आंकड़ों का संदर्भ दें कि भारत की वृद्धि 4% से घटकर 1.4% हो गई है। और बॉडी में क्रिटिकली एनालाइज वाले हिस्से को एड्रेस करना है। हाँ, बॉडी के पहले भाग में मंदी के 2 ड्राइवरों का विश्लेषण करें, संरचनात्मक
रिन्यूएबल एनर्जी का विकास और चक्रीय अच्छा मानसून दोनों को विस्तार से समझाएं। और बॉडी के दूसरे भाग में चर्चा करें कि ये टिकाऊ है या नहीं। तर्क दें कि आरी नीति की वजह से ये कुछ हद तक टिकाऊ है, लेकिन मौसम पर निर्भरता इसे अस्थिर बनाती है। तो कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में बताएं कि सच्ची स्थिरता के लिए भारत को कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने और गैर मौसम निर्भर स्वच्छ ऊर्जा जैसे परमाणु और बैटरी स्टोरेज में निवेश करने की आवश्यकता है। चौथा सवाल GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से है। द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज फेसिंग अ मल्टी-डायमेंशनल क्राइसिस। Elaborate on this statement in the context of the collapse of arms control treaties and the development of new types of nuclear weapons. ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। इंट्रोडक्शन में वैश्विक परमाणु व्यवस्था के 3 स्तंभों को परिभाषित करें: गैर उपयोग का नियम, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार। और बॉडी में इन तीनों स्तंभों के पतन का वर्णन करना है। बिल्कुल, बॉडी को 3 भागों में बांटें। पहला, शस्त्र नियंत्रण का पतन, न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति और चीन का एक बड़ी परमाणु शक्ति के रूप में उदय। दूसरा, अप्रसार का संकट, CTBT का अप्रभावी होना और परमाणु परीक्षण पर रोक का खतरा। और तीसरा, गैर उपयोग के नियम का क्षरण, रूस के ब्यूरेवेस्टनेक और अमेरिका के W762 जैसे अधिक प्रयोग करने योग्य, मोर यूजेबल, कम उपयोग वाले हथियारों का विकास। और कंक्लूजन साथ चीन और अन्य परमाणु शक्तियों को भी शामिल किया जाए। ठीक है। और आखिरी सवाल GS3, GS2 गवर्नेंस और एनवायरनमेंट से जुड़ा है। Tamilnadu's Sub-State Climate Action Framework presents a model for decentralized, data-driven planning. Discuss the key components of this model and explain how it demonstrates a bottoms-up approach. बहुत अच्छा सवाल है। इंट्रोडक्शन में बताएं कि जलवायु कार्रवाई में राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है। बॉडी में मॉडल के प्रमुख घटकों का वर्णन करना होगा। हाँ, बॉडी में TNGSCC स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में डेटा संचालित योजना, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर और इसके समग्र दायरे का वर्णन करें। और बॉटम्स अप दृष्टिकोण को कैसे समझाएं? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। समझाएं कि ये मॉडल जिला स्तरीय उत्सर्जन डेटा के आधार पर जिला स्तरीय योजनाएं बनाता है। नीलगिरी और रामनाथपुरम के उदाहरण दें कि कैसे उनकी योजनाएं उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हैं। कंक्लूजन में बताएं कि तमिलनाडु का मॉडल जलवायु कार्यवाही में सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक खाका या ब्लूप्रिंट कैसे प्रदान करता है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। शानदार। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। 5 सवाल। चलिए। पहला सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आधिकारिक महिला मतदाता मतदान कितना था? A 62.98%, B 67.13% या C 71.78%? सही जवाब है C 71.78%। ये पुरुषों के 62.98% से बहुत ज्यादा था। दूसरा सवाल, आदिवाणी ऐप जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? A एक आपदा प्रबंधन ऐप, B आदिवासी भाषाओं का अनुवाद करने वाला एक AI संचालित ऐप या C एक मधुमेह प्रबंधन ऐप? सही जवाब है B। ये छत्तीसगढ़ के नए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में लॉन्च किया गया है और यह गोंडी और हल्बी जैसी भाषाओं का अनुवाद करता है। तीसरा सवाल, ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित CO2 उत्सर्जन वृद्धि क्या है? A 1.1%, B 1.4% या C 4.0%? सही जवाब है B 1.4%। 1.1% वैश्विक औसत वृद्धि है और 4.0% 2024 में भारत की वृद्धि दर थी। चौथा सवाल, न्यू स्टार्ट संधि के बारे में कौन सा कथन सही है? A यह अमेरिका, रूस और चीन के बीच है। B यह एक अमेरिका रूस संधि है जो फरवरी 2026 में समाप्त हो रही है। या C इसे 2025 में नवीनीकृत किया गया था। सही जवाब है B यह अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बड़ी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है और इसके भविष्य को लेकर काफी चिंता है। और आखिरी सवाल, उपराज्य जलवायु कार्यवाही के तमिलनाडु मॉडल का समन्वय किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? A वसुधा फाउंडेशन,
बी तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी TGCC या सी केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI। सही जवाब है बी द तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी TNGCC, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। बहुत बढ़िया। तो आज के विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। जरूर। बिहार चुनाव से हमें ECI की प्रशासनिक सफलता और निर्णायक महिला वोट की शक्ति का पता चला। आंतरिक सुरक्षा में हमने 2 अलग अलग आतंकी मॉडल देखे। एक तरफ शिक्षित पेशेवरों का व्हाइट कॉलर टेरर, तो दूसरी तरफ सीमा पार घुसपैठ पर आधारित पारंपरिक मॉडल। पर्यावरण में भारत की CO2 उत्सर्जन वृद्धि में मंदी के पीछे की दोहरी कहानी सामने आई। ये हमारी नीतिगत सफलता भी है और मौसम पर हमारी निर्भरता की चेतावनी भी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैश्विक परमाणु व्यवस्था का पतन और एक नई खतरनाक हथियारों की दौड़ का खतरा साफ दिख रहा है। और शासन में तमिलनाडु का डेटा संचालित बॉटम अप जलवायु मॉडल दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और एक सवाल जो इन सभी विषयों को जोड़ता है वो ये है कि 21वीं सदी की इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी संस्थाएं कितनी तैयार हैं, चाहे वो ECI हो, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो या जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली नई कंपनियां। ये आज सोचने वाला सवाल है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।